अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर ज़ीशान खान खलील और आज हम हाज़िर हैं अपने सेकंड लेक्चर के साथ जो है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते क्या है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द रूल्स एंड गाइडलाइंस। बेसिकली जो है पूरी दुनिया में अकाउंटिंग को जो है वो यूज़ किया जाता है। अकाउंटिंग को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए अकाउंटिंग ने जो है वो रूल्स और गाइडलाइंस डिफ़ाइन की हुई हैं और हमें जो है वो अपना डेटा उसी गाइडलाइंस, उसी रूल्स के अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड करना होता है और तभी हमारी जो इन्फॉर्मेशन या जो हम अकाउंटिंग रिपोर्ट प्रोड्यूस करते हैं बेसिकली वो एक्सेप्टेड होते हैं, जनरली एक्सेप्टेड होते हैं। अगर हम उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हमारे जो फाइनेंशियल्स होंगे वो बेसिकली अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट को जो है वो फुलफ़िल नहीं करते होंगे। तो हमारे पास जो सबसे पहला रूल है वो है डुअल एस्पेक्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसको डबल एंट्री अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी कहा जाता है, ठीक है। और इसमें जो है वो बेसिकली रूल ये आपको बताता है दैट एवरी डेबिट हैज़ एन इक्वल क्रेडिट। यानी कि जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, किसी भी किस्म की अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे तो जितनी वैल्यू हम डेबिट रिकॉर्ड करेंगे उतनी ही वैल्यू को हम क्रेडिट से भी रिकॉर्ड करेंगे। यानी कि हर ट्रांजैक्शन में जो है वो डेबिट और क्रेडिट दोनों अकाउंट रिकॉर्ड होंगे। तो अकाउंटिंग में जब हम किसी एक ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करते हैं तो उसके दो इम्पेक्ट होते हैं। जैसे फॉर सपोज़ अगर हमने फर्नीचर ख़रीदा है कैश के ऊपर, तो एक तो हमारे पास फर्नीचर आ गया और दूसरा हमारे पास से कैश चला गया। तो कैश और फर्नीचर दोनों के ऊपर इसका इम्पेक्ट पड़ेगा। तो दोनों चीज़ें हमें रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी। हमें फर्नीचर जो आया है हमारे पास वो भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा और जो कैश हमने पे किया है हमें वो भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो बिज़नेस की हर ट्रांजैक्शन में, अकाउंटिंग की हर ट्रांजैक्शन में आपको डबल एस्पेक्ट रिकॉर्ड करना है। आप जितनी वैल्यू से कोई अकाउंट डेबिट करोगे उतनी ही वैल्यू से आपको अकाउंट जो है वो दूसरी तरफ क्रेडिट भी करना पड़ेगा। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि एक ट्रांजैक्शन में सिर्फ दो ही अकाउंट हो। एक ट्रांजैक्शन में दो से ज़्यादा भी अकाउंट्स हो सकते हैं, 4 अकाउंट भी हो सकते हैं, 5 अकाउंट्स भी हो सकते हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि एक अकाउंट डेबिट हो रहा हो 3 क्रेडिट हो रहा हो, या 2 डेबिट होके 2 क्रेडिट हो रहे हो, या 1 डेबिट होके 1 क्रेडिट हो रहा हो। तो अकाउंट्स एक 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। एक तो नहीं हो सकता क्योंकि एटलीस्ट तो 2 वैल्यू तो आपको रिकॉर्ड करनी है। तो 2 अकाउंट तो लाजमी है हर ट्रांजैक्शन के अंदर। तो 2 से ज़्यादा होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, लेकिन जो टोटल वैल्यू ऑफ डेबिट होगी उस ट्रांजैक्शन में वो टोटल वैल्यू ऑफ क्रेडिट के इक्वल होनी चाहिए। मतलब आपने डेबिट वैल्यू जो रिकॉर्ड की है डिफरेंट अकाउंट और क्रेडिट वैल्यू जो आपने रिकॉर्ड की है डिफरेंट अकाउंट, तो डेबिट और क्रेडिट के जो टोटल्स हैं वो उस ट्रांजैक्शन में मैच होने चाहिए। इसको हम बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और अगर ऐसा नहीं होता, आपके डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं होते, तो आपकी अकाउंटिंग वहीं ख़त्म। की जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस होंगी वो किसी काम की नहीं होंगी। सेकंड हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब ये है कि हम जो फिक्स एसेट्स खरीदते हैं जैसे लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, फर्नीचर हो गया, हमारे पास व्हीकल्स हो गए, तो ये सारे फिक्स एसेट्स कहलाते हैं। ये जब हम परचेज़ करते हैं तो इनकी एक परचेज़ वैल्यू होती है, बट फिर टाइम के साथ इनकी वैल्यू इन्हेंस भी हो सकती है, इंक्रीज़ भी हो सकती है। तो जब हम अपने फाइनेंशियल्स बनाएंगे तो हमें ये फिक्स एसेट उसी वैल्यू पे प्रेजेंट करने हैं जिस वैल्यू पे हमने परचेज़ किए हैं। इनकी करंट मार्केट वैल्यू हम अपने फाइनेंशियल में प्रेजेंट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको यहाँ बताया कि 2010 में हमने जो है वो एक लैंड परचेज़ किया है 20 लाख रुपए की, और 2023 में उसकी मार्केट वैल्यू 50 लाख हो गई। तो 20 लाख रुपए की एक चीज़ ओवर अ पीरियड ऑफ 13 ईयर वो 50 लाख हो गई है। तो अगर हम 2023 में अपने फाइनेंशियल्स जो है वो बना रहे हैं तो अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि इधर हम उसको 20 मिलियन प्रेजेंट करें उस लैंड को, या फिर हम 50 मिलियन करंट मार्केट वैल्यू उसकी प्रेजेंट करें। तो यहाँ पर अकाउंटिंग हमें बाउंड करती है कि आपने जो परचेज़ आपकी वैल्यू है 20 मिलियन की वो आप जो है प्रेजेंट कर सकते हैं, 50 मिलियन नहीं कर सकते। क्योंकि 50 मिलियन आप तब कर सकते हो जब आप वो लैंड सेल कर लो और ये जो आपका बेसिकली रेवेन्यू है 20 से 50 के बीच का 30 मिलियन का रेवेन्यू है, ये आप रिकॉग्नाइज कर लो, ये आप रिकॉर्ड कर लो।
तो आप इसको प्रेजेंट कर सकते हो 50 मिलियन का। अदरवाइज़ अगर आपने इसको सेल नहीं किया करना, आपके यूज़ में है, तो आप इसको इसकी ओरिजिनल वैल्यू, इसकी परचेज़ वैल्यू जो 20 मिलियन है वही आप अपने फाइनेंशियल्स में प्रेजेंट करेंगे, वही लिखेंगे। आप 50 लाख जो है वो नहीं लिख सकते। देन हमारे पास जो है वो मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल मतलब जो हम रेवेन्यू अर्न करते हैं एक ईयर में या एक पीरियड में, ठीक है, और उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं उस पीरियड में, तो एक्सपेंसेस और वो रेवेन्यू उस पीरियड का उसी पीरियड में ही रिकॉर्ड होगा, ठीक है। मीन्स अगर 2021 में हमने कोई रेवेन्यू अर्न किया है तो वो 2021 में ही रिकॉर्ड होगा, और 2021 के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो 2021 में ही रिकॉर्ड करेंगे। 2021 का कोई भी रेवेन्यू 2022 में या 2020 में हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, यानी कि आप प्रीवियस ईयर में या फिर आगे वाले ईयर में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। नीचे मैंने एक एग्जांपल भी आपको दी है कि अगर हमने किसी ट्रेडिंग बिजनेस में कोई हमने सेल की है या कोई एक्सपेंस किया है 2022 के साल में, तो हमें 2022 में ही रिकॉर्ड करना है। 2022 की सेल या एक्सपेंसेस हम 2022 से पिछले साल 2021 में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, और 2022 के अगले साल जो है 2023 में भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जिस पीरियड का रेवेन्यू है, जिस पीरियड का एक्सपेंस है, वो उसी पीरियड में रिकॉर्ड होगा और फिर वो उसी पीरियड में ही मैच होगा एक दूसरे से। यानी कि जब हम अपना प्रॉफिट निकालेंगे तो 2022 के सेल में से हम अपने सारे एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आएगा, ठीक है। अगर हम एक पीरियड का रेवेन्यू दूसरे पीरियड में रिकॉर्ड कर लेंगे या एक्सपेंसेस दूसरे पीरियड में रिकॉर्ड करेंगे तो फिर हमारी जो परफॉर्मेंस है एक पीरियड की उसको हम दूसरे पीरियड से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जब ये दोनों का मिक्सचर हो जाएगा तो हम कंपेयर कैसे करेंगे। तो बेसिकली सेम पीरियड में आपने उस पीरियड के रेवेन्यू और एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है, दूसरे पीरियड में रिकॉर्ड नहीं करना। ये है हमारा मैचिंग प्रिंसिपल। देन हमारे पास है रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। मीन्स कि हम कब अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करें, यानी कि अगर हम एक ट्रेडिंग बिजनेस है और हम सेल्स करते हैं तो हम कब अपने रेवेन्यू को, अपनी सेल्स को हम रिकॉर्ड करें, ये एक सवाल है। अब मीन्स दैट कि एक सिचुएशन तो ये हो सकती है कि हमारे पास कस्टमर का कैश आ गया, हमने अभी उसको गुड्स की डिलीवरी नहीं दी, तो क्या हम अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लें, मतलब सेल्स रिकॉर्ड कर लें। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि हमने कस्टमर को डिलीवरी गुड्स की दे दी है और हमारे पास कैश भी आ गया है, ठीक है। और तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि हमने गुड्स तो डिलीवर कर ली है लेकिन अभी कैश हमारे पास नहीं आया है। तो अब तीन अलग अलग हमारे पास सिचुएशन है। तो अब किस सिचुएशन में हमको अपनी सेल रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए और किस में हम नहीं कर सकते, इसके लिए हमें जो है ये प्रिंसिपल दिया गया है। और प्रिंसिपल हमें बताता है कि वंस आपने गुड्स की डिलीवरी दे दी, गुड्स या सर्विसेज आपने डिलीवर कर दिए हैं, तो आप फौरी तौर पर अपने रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, अगर गुड्स या सर्विस डिलीवर नहीं हुए हैं तो फिर आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि अगर आपको कस्टमर ने पैसे तो दे दिए हैं लेकिन आपने कस्टमर को अभी तक गुड्स या सर्विसेज डिलीवर नहीं किए हैं तो फिर आप अब सेल रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और कस्टमर से जो पैसे आपने लिए वो आपके ऊपर एक लाइबिलिटी है, वो एडवांस फ्रॉम कस्टमर है। जब तक आप गुड सर्विस डिलीवर नहीं कर देते तब तक आप उसके रेवेन्यू को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और यही चीज़ आपको एग्जाम्पल में भी समझाई गई है। देन हमारे पास है सेपरेट बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। सो बेसिकली एक बिजनेस ओनर का एक बिजनेस है और उस बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, एक उस ओनर की पर्सनल ट्रांजैक्शन है। फॉर सपोज उसके घर का भी एक यूटिलिटी बिल है और उसके ऑफिस का, बिजनेस ऑफिस का भी एक यूटिलिटी बिल है। तो घर के यूटिलिटी बिल के एक्सपेंस को हम बिजनेस के यूटिलिटी बिल के साथ रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ऑनर सेपरेट है, उसकी ट्रांजैक्शन, पर्सनल ट्रांजैक्शन सेपरेट हैं और बिजनेस की ट्रांजैक्शन जो है वो सेपरेट है। इसी तरह एक ओनर के एक से ज़्यादा बिजनेसेस हो सकते हैं। तो एक बिज़नेस का रेवेन्यू आप दूसरे बिजनेस में और दूसरे बिजनेस के एक्सपेंस आप पहले बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अकाउंटिंग का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हर बिजनेस जुदा है, अलग है। हर बिजनेस की ट्रांजैक्शंस आपने सेपरेट रिकॉर्ड करनी है, अलग अलग रिकॉर्ड करनी है। एक बिजनेस के डेटा को आप दूसरे बिजनेस के डेटा के साथ मर्ज नहीं कर सकते, मिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। ओनर की पर्सनल ट्रांजैक्शन को आप बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते और इसी तरह एक बिज़नेस की ट्रांजैक्शन को दूसरे बिज़नेस में भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हर बिज़नेस की अकाउंटिंग को आपने सेपरेट रखना है। ये है सेपरेट बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। देन हमारे पास है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। अकाउंटिंग के अंदर जो है ना वो किसी मतलब
फॉर सपोज़ चीज़ के लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं। फॉर सपोज़ अगर हमने इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करनी है, इन्वेंट्री मतलब जो चीज़ हम बेचने के लिए लाए हैं और ईयर एंड पे हम ये देखना चाह रहे हैं कि अब हमारे पास कितनी गुड्स बची हैं और उनकी वैल्यू क्या है, तो हमें अगर ये वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। हमारे पास एक मेथड फीफो है, एक लीफो है, एक वेटेड एवरेज है। तो ये 3 अलग अलग मेथड हैं। ऐसे अगर डेप्रिसिएशन यानी कि जो आपके फिक्स एसेट हैं ओवर द पीरियड उनकी लाइफ कम होती है, उनकी जो है वो वेयर एंड टेयर होता है यूज़ के साथ साथ, तो उनकी वैल्यू में कमी आती है, तो उनकी इस फिक्स एसेट की वैल्यू की इस कमी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो बेसिकली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे पास। स्ट्रेट लाइन मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड है, वर्किंग आवर मेथड है। तो 4-5 हमारे पास मेथड्स हैं। तो बेसिकली जब एक दफ़ा हमने किसी फिक्स एसेट की डेप्रिसिएशन को कंप्यूट करने के लिए ना एक मेथड का सिलेक्शन कर लिया एक साल में, तो फिर हम अगले साल उसका मेथड चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि जाहिर सी बात है अगर 2022 में फॉर सपोज़ हमने जो है लाइक एक एसेट की हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की एक मेथड से और 2023 में हम उसका मेथड चेंज कर लेते हैं, तो फिर 2022 के फाइनेंशियल डेटा को 2023 से हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा एप्पल टू एप्पल होता है। सही है, तो जब आपने मेथड चेंज कर दिया तो एक एप्पल हो गया और दूसरा जो है कोई और फल आप सोच लो वो हो गया, तो आप फिर उन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जाम्पल में भी हमें आपसे ये बताया कि अगर एक दफ़ा आपने अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए पाकिस्तानी रुपीज़ एज अ करेंसी आपने जो है वो चूज़ कर लिया और पाकिस्तानी रुपीज़ में एक साल आपने पूरी अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग कर लिया, तो फिर अगले साल आप US डॉलर में नहीं कर सकते, वरना आपके जो फाइनेंशियल्स बनेंगे वो ना डॉलर्स में होंगे ना रुपीज़ में होंगे। तो वंस आपने कोई अकाउंटिंग मेथड चूज़ कर लिया तो आप कंसिस्टेंट रहेंगे, आप उसको वो जो है वो पीरियड टू पीरियड चेंज नहीं कर सकते। ये होता है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। देन हमारे पास है गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। गोइंग कंसर्न मतलब बिजनेस आपका चलता रहेगा, आपने ये एज्यूम करके ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। स्पेशली जब एक्रूअल बेस अकाउंटिंग है, हमारे पास 2 तरह की अकाउंटिंग होती है, एक होती है कैश बेसिस, एक होती है एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस में जब तक हमारे पास कैश आ नहीं जाता तब तक हम अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करते, और जब तक हम कैश पे नहीं कर देते तब तक हम अपने एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड नहीं करते। लेकिन एक्रूअल बेसिस में ऐसा नहीं होता। एक्रूअल बेसिस में जब हमने गुड्स और सर्विस की डिलीवरी कस्टमर को कर दी है, रिगार्डलेस कि उससे अभी तक पेमेंट नहीं भी आई, तब भी हम अपने रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर सकते हैं और हम जो पैसे आने हैं उसको एज अ अकाउंट रिसीवेबल रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह एक्सपेंसेस अगर हमारे पास ड्यू हो गया, फॉर सपोज एम्प्लॉइज़ की सैलरी हमारे ऊपर ड्यू हो गई है, तो हम इमीडिएटली उस सैलरी को रिकॉर्ड करते हैं और उसके अगेंस्ट में पे बिल रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो एक्रूअल बेसिस में ये हम कर सकते हैं, कैश बेसिस में ये हम नहीं कर सकते हैं। तो एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग के लिए गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल बना है कि भाई आप रिसीवेबल तभी रिकॉर्ड कर सकते हो ना जब आप ये अज्यूम करो कि आपका बिजनेस फ्यूचर में चलता रहेगा। अगर आप ये बोल दो कि 10 दिन बाद मैं बिजनेस बंद कर दूंगा, तो फिर तो ना तो आप क्रेडिट पे सेल कर सकते हो ना ही परचेज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जब आप मार्केट में ये बोलोगे 10 दिन में मैं बिजनेस बंद कर दूंगा, तो फिर तो कोई आपको क्रेडिट देगा ही नहीं। सही है, तो फिर तो वहाँ पर ये अकाउंटिंग आपकी एक्रूअल बेस वाली जो है ना वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकेगी। तो एक्रूअल बेस अकाउंटिंग के लिए ये अजम्पशन लेना कि आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न रहेगा, चलता रहेगा फ्यूचर में, ये बहुत ज़रूरी होता है। देन हमारे पास है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट मीन्स आपको फॉरसीन लॉसेस को इमीडिएटली रिकॉर्ड करना है। अभी वो लॉसेस हुए भी नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है कि ये लॉसेस हो सकते हैं, तो आपको उसको फौरी रिकॉर्ड कर लेना है। लेकिन फॉरसीन गेन्स को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। गेन को आप तब तक आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक वो रियलाइज़ ना हो जाए। इससे पहले हमने रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल पढ़ा है कि हम रेवेन्यू को तभी रिकॉर्ड कर सकते हैं जब हम गुड्स या सर्विस को डिलीवर कर दें। अगर एक गुड्स हमारे पास पड़ी है और हमें ये लग रहा है कि फ्यूचर में ये सेल होगी और इसके ऊपर हमें गेन होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है, तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस वो हम सेल करके वो अपना जो रेवेन्यू है वो हम यानी कि उसको क्या कहते हैं रिकॉग्नाइज ना कर लें जब तक हम, ठीक है, जब तक वो हम इंश्योर ना कर लें कि वो प्रोडक्ट सेल हो गई है तब तक हम रेवेन्यू को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन एक्सपेंसेस जो है फोरसीन वो रिकॉर्ड हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको दी है
कि जो हमारे बैड डेट एक्सपेंस है, फॉर सपोज ईयर एंड पे हमारा अकाउंट रिसीवेबल 1 लाख था, हमने लोगों से 1 लाख लेने थे और हमें ये लगता है कि इसमें से 5% हमें नहीं मिलेगा, बैड डेट हो जाएगा, तो ये बैड डेट एक्सपेंस आपको फौरी तौर पर रिकॉर्ड करने हैं, क्योंकि ये इमीडिएट जो है वो ये फॉरसीन लॉस है जिसको आपने इमीडिएट रिकॉर्ड करना है। सही है, तो इसके लिए इसकी एंट्री बैड डेट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रेडिट फौरी रिकॉर्ड होगी। लेकिन ईयर एंड पे हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी और हमें लगता है कि वो सेल हो सकती है अच्छे पैसों में, तो उसका रेवेन्यू हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस वो इन्वेंट्री सेल ना हो जाए। दिस इज कॉल्ड प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। देन हमारे पास है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल मतलब कि आपने सिर्फ वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में जो इन टर्म ऑफ मनी एक्सप्रेस हो सकते हैं, जिनकी वैल्यू पैसों में कैलकुलेट की जा सकती है, जिनकी वर्थ पैसों में कैलकुलेट की जा सकती है। सिर्फ वो चीज़ रिकॉर्ड करनी है जो इन टर्म ऑफ वैल्यू रिकॉर्ड हो सकती है। जो चीज़ें इन टर्म ऑफ वैल्यू रिकॉर्ड नहीं हो सकती, जिनकी आप फाइनेंशियल वैल्यू कंप्यूट नहीं कर सकते या जिनको आप पैसों में जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो चीज़ें आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे स्किल्स, आपके एम्प्लॉयज़ के पास स्किल्स हैं, आप उन स्किल्स को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आपके एम्प्लॉयज़ एफिशिएंट हैं, उनकी इस एफिशिएंसी को आप जो है वो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह जो कंपनी की एक वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, तो वो वैल्यूज़ ये सब जो है ये क्वालिटेटिव चीज़ें हैं, तो इन वैल्यूज़ को भी आप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इमोशंस हैं, ठीक है, आपके मैनेजर्स के इमोशंस हैं, आपके सीईओ के इमोशंस हैं, उन इमोशंस को आप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्वालिटेटिव चीज़ें अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होती हैं, सिर्फ वो चीज़ रिकॉर्ड होगी जिसकी वैल्यू इन टर्म ऑफ मनी कंप्यूट की जा सकती हो। थैंक यू सो मच। यहाँ पर हमारा लेक्चर ये ख़त्म होता है और ये सारे प्रिंसिपल्स आपको जो है बहुत अच्छे से आने चाहिए। एक एक प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।